हेलो लर्नर, वेलकम टू एपेक्स लर्निंग। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 8 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, कोयला और पेट्रोलियम। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। इसमें हमें पढ़ना है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधन के अंदर हम कोयला और पेट्रोलियम को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कोयले का अस्तित्व कैसे आया, पेट्रोलियम का अस्तित्व कैसे आया, कोयले को कैसे निकालते हैं और पेट्रोलियम को कैसे निकालते हैं। फिर हम प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ेंगे, इन कोयला और पेट्रोलियम के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि ये कितने उपयोगी हैं और ये कितने देर तक हमारे साथ, कितने टाइम तक हमारे साथ रहेंगे अगर यही चलता रहा जो चल रहा है हमारे वहाँ। आप देख रहे हैं कोयला और पेट्रोलियम की डिमांड बढ़ती जा रही है, मतलब मांग बहुत ज़्यादा है क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी बढ़ रहा है और सारी चीज़ें, एनर्जी की आवश्यकता है तो कोयला और पेट्रोलियम की भी आवश्यकता है। इस चैप्टर को पढ़ के हम कोयला और पेट्रोलियम की महत्ता को जान जाएंगे और ये जान जाएंगे कि हमें इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि ये हमारी अगली पीढ़ी तक भी जाए। तो चलिए बिना लेट किए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रो हम देखेंगे कि हम, अगर आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को अलग कर देखें, मतलब दिन में आप अपने दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं, अगर उन पदार्थों की एक सूची बना लें, ये आप लोग ज़रूर करिएगा क्योंकि इससे आप लोगों को एक चीज़ पता चलेगी कि क्या चीज़ प्राकृतिक है और क्या चीज़ मानव निर्मित है। यहाँ देखिए, तो अगर आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की सूची बना लेते हैं और उनको फिर आप देखते हैं कि उसमें कौन कौन, जो प्राकृतिक है उसको अलग लिखिए और जो मानव निर्मित है उसको अलग लिखिए। प्राकृतिक का मतलब कि जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है, कोई तोड़ फोड़ किए बिना वो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त हो जाए, तो ऐसे संसाधन जो होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन के अंदर आते हैं। और मानव निर्मित यानी कि जो मानव, ह्यूमन बनाता है, ठीक है, मानव बनाता है, मानव उसको बनाता है फैक्ट्रियों में या फिर अलग अलग तरीके से, तो वो जो होते हैं मानव निर्मित होते हैं। तो ये आप लोग अलग करने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये आप लोग कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस सूची में, जो सूची आपने बनाई है, अगर आप उस सूची में वायु, जल, मृदा, खनिज सम्मिलित करते हैं तो क्या ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं या प्राकृतिक संसाधन? क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, अतः ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था कि प्रकृति से जो सीधे सीधे प्राप्त हो जाए, कोई बिना तोड़ फोड़ किए, तो वो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो आपको सबसे पहले, अगर आप प्राकृतिक संसाधनों को देखेंगे तो सबसे पहले अगर आप सूची बनाते हैं तो वायु की आवश्यकता आपको है डेली सांस लेने के लिए, जल की है पीने के लिए, मृदा की भी आवश्यकता होती है फसल उगाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, पेड़ पौधे लगाना हो आपको तो मृदा की भी आवश्यकता पड़ती है। खनिज के अंदर वो आते हैं जो आपको ज़मीन के नीचे से मिलते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, खनिज के अंतर्गत आता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को अलग से बनाएंगे तो ये, क्योंकि आपको सीधे सीधे नेचर से मिल रहा है, प्रकृति से मिल रहा है और इसमें आपने मनुष्य का इसको लेने में कोई योगदान, जैसे हवा तो मनुष्य नहीं बना सकता है, जल नहीं बना सकता है, हवा नहीं बना सकता है, ये सीधे सीधे हमें प्रकृति से मिलती है, तो ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या कहलाते हैं, मतलब क्या होते हैं। अब चलिए ये देखते हैं, क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? मतलब जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे हवा प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक संसाधन है, मृदा, खनिज, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। खनिज के अंदर आपके कोयला और पेट्रोलियम आ गए, तो क्या इन सब का आप निरंतर उपयोग कर सकते हैं? तो देखते हैं इसका निरंतर उपयोग अगर हम करते हैं तो क्या परेशानी होगी या फिर क्या होगा, इस चीज़ को देखते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि क्या वायु, जल, मृदा मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त हो सकते हैं? जल, मृदा मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त हो सकते हैं। जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? मतलब क्या, जैसे हम जल का उपयोग करते हैं, नल को खुला छोड़ देते हैं, आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जितना हमें जल की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा हम उसका उपयोग, उससे ज़्यादा हम लेते हैं और फिर जो बाकी बचता है उसको फेंक देते हैं।
तो जिस तरीके से हम जल के बारे में उपयोग कर रहे हैं, क्या ये असीमित संसाधन, मतलब ये सीमित नहीं है, ये आपका क्या कभी ख़त्म नहीं होगा? तो ये सारे क्वेश्चन हैं, अभी आपको इसका आंसर भी मिलेगा। प्रकृति में विभिन्न संसाधन की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। मतलब कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी उपलब्धता की दृष्टि से उनको 2 भागों में, प्राकृतिक संसाधनों को ही 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? देखिए, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो असीमित मात्रा में उपस्थित हैं, मतलब मानवीय क्रियाकलापों द्वारा भी वो खत्म ना हो, तो ऐसे संसाधन जो हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। मतलब अगर हम उनका उपयोग भी कर रहे हैं फिर भी वो ख़त्म नहीं होता, तो उसके अंतर्गत आपका आता है सूर्य का प्रकाश और वायु। सूर्य का प्रकाश मानवीय क्रियाकलापों द्वारा, जैसे अगर हम उसका निरंतर उपयोग करते रहें, जितना हो सके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, तो भी वो ख़त्म होने वाला संसाधन नहीं है, लंबे समय तक वो हमारे साथ रहेगा। वायु के साथ भी ऐसा ही है। तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिसका उपयोग हम लंबे समय तक करते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं होता, समाप्त होने वाला नहीं है, तो उसे हम कहते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन, जिसकी उपलब्धता असीमित मात्रा में है। दूसरा देखते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा जो है वो सीमित है, जैसे कि जल, इसकी मात्रा सीमित है। अगर हम इसका निरंतर दोहन करते जा रहे हैं, मतलब उपयोग करते जा रहे हैं, दोहन का मतलब दुरुपयोग कह सकते हैं, उपयोग के साथ साथ हम उसको फेंक भी रहे हैं, उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं दोहन। निरंतर दोहन होता जा रहा है इसका, तो वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो सकते हैं। तो इसका जो उपयोग है वो हमें थोड़ा सा समायोजित तरीके से करना पड़ेगा, ताकि ये हमारे पीढ़ी के लिए भी बचे। तो ऐसे जो संसाधन होते हैं जिनका उपयोग जो असीमित मात्रा में नहीं है, असीमित मात्रा में नहीं है, सीमित है उनकी उपलब्धता, तो ऐसे संसाधनों को कहते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं देख लीजिए। पहला है आपका वन जो है वो भी एक प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि प्रकृति से मिलता है। वन ये समाप्त हो सकता है, वन्य जीव ये भी समाप्त हो सकते हैं। खनिज समाप्त हो सकता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि बहुत सारी चीज़ें, ये क्या है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन है लेकिन समाप्त हो सकते हैं। अब एक छोटा सा क्रियाकलाप है जो बहुत कुछ सिखाएगा आपको, इसको देख लेते हैं। कुछ पात्र लीजिए और उनमें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टाफियाँ ये सब भर दीजिए। तो विद्यार्थियों को 7 समूह में बांट दीजिए, 7 समूह में बांटिए, और इन समूहों को 1, 2, 3, 4 ऐसे 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले उप समूहों में बांट दीजिए। विद्यार्थियों को 4 समूहों में बांटिए, फिर उनको उप समूह में बांट दीजिए। उसके बाद पहली, दूसरी, तीसरी, और उनको क्या करिए आप, पहली एक पीढ़ी, जैसे हमारे वहाँ होता है ना कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चलती जाती हैं, ऐसे ही आप विद्यार्थियों के समूह को पीढ़ी करके दीजिए। और उन सब के सामने आप क्या करिए कि ये सारे जो पात्र हैं रख दीजिए, जिसमें पॉपकॉर्न है, मूंगफली है, पहली पीढ़ी के अंदर, ठीक है। तो पहली पीढ़ी उसका उपयोग कर ले जितना हो सके, ठीक है। पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने चने, टॉफियाँ, इनसे भरे जो बर्तन हैं उनको आप उनके सामने, पहली पीढ़ी वाले के सामने रख दीजिए। तो वो उनका उपयोग करता जा रहा है जितना उसका मन कर रहा है, और उसी को जो पहली पीढ़ी वाले के सामने है उसको अपनी दूसरी पीढ़ी को देना है, फिर अपनी तीसरी पीढ़ी को देना है, ठीक है। तो आप देखेंगे, आप क्या देखते हैं कि जब ऐसा होता है तो पहली पीढ़ी उसका उपयोग, अगर कोई एक पहली पीढ़ी होगी, मान लीजिए पहली 1, 2, 3, हम मानते हैं कि 3 पीढ़ियाँ हैं, ठीक है। इनकी भी दूसरी पीढ़ी होगी, इनकी भी दूसरी पीढ़ी होगी, इनकी भी दूसरी पीढ़ी होगी, फिर इनकी भी तीसरी पीढ़ी, इनकी भी तीसरी पीढ़ी, इनकी भी तीसरी पीढ़ी, ऐसे ही पीढ़ियाँ चलती जाएंगी। इनके सामने सारे पॉपकॉर्न या फिर सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इसका उपयोग कर रहे हैं, ये भी इसका उपयोग कर रहे हैं, ये भी इसका उपयोग कर रहे हैं। जो बच रहा है वो दूसरी पीढ़ी को दे रहे हैं, और यहाँ से जो उपयोग करेंगे वो जो बचेगा वो तीसरी पीढ़ी को देंगे। तो समझाने की बात यहाँ ये है कि ये जो है ये आपके प्राकृतिक संसाधन है जिनकी मात्रा सीमित है। ये जो पात्र हैं जिनको हमने मूंगफली, पॉपकॉर्न इनसे भरा है, ये आपके प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाते हैं। और कैसे प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाते हैं? जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है।
तो जब पहली पीढ़ी इसका उपयोग करती है तो जो बचता है वही दूसरी पीढ़ी उपयोग करेगी, और दूसरी पीढ़ी से जो बचेगा वो तीसरी पीढ़ी उपयोग करेगी। तो हो सकता है कि ये वाली पीढ़ी जो है, ये वाली जो पहली पीढ़ी है वो थोड़ी संतोषी हो, तो वो इस चीज़ को समझती हो कि ये सीमित है, तो इसका उपयोग हम ऐसे करें कि हमारी दूसरी पीढ़ी को भी ये मिले और हमारी तीसरी पीढ़ी को भी ये मिले। तो वो जितना उसको आवश्यकता है उतना ही उसको यूज कर रही है, ये वाली पहली वाली। दूसरी वाली भी ठीक है और सोच रही है लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रही है, तो वो उससे थोड़ा ज़्यादा मात्रा में यूज करे, तो इसकी पीढ़ी को कम मिल रहा है। तीसरी वाली सोच ये है अपना खाओ, दूसरी पीढ़ी खाए चाहे ना खाए, कौन देखा है, तो वो क्या कर रही है, अपने सारे संसाधनों का उपयोग कर ले रही है। तो हमें क्या करना चाहिए ताकि, तो आपने देखा अगर ये सारी जनसंख्या हो तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये सारी अगर जो पीढ़ियाँ हैं वो जनसंख्या को डिनोट करें, तो आप देख रहे हैं पहली पीढ़ी के बाद अब जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, संसाधन सीमित है, आपके पास पॉपकॉर्न या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सीमित हैं। तो जब संसाधन जनसंख्या पहली पीढ़ी में जो थी दूसरी पीढ़ी में और बढ़ गई, क्योंकि क्या हुआ, इनके अगर 2 बच्चे हैं तो फिर उन 2 के 2 बच्चे, फिर उन 2 के 2 बच्चे, तो ऐसे अगर 2 हों तब उससे ज़्यादा हो जाए तो और बढ़ जाएगी। तो ऐसे क्या होगा, संसाधन बढ़ जाएंगे, संसाधन सीमित हैं लेकिन क्या हो गया, जनसंख्या बढ़ रही है और ये संसाधन उन पूरे जनसंख्या का पेट भर पाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो ये स्थिति आ सकती है जैसे हम लोग जनसंख्या को बढ़ाते जा रहे हैं और हमारे संसाधन सीमित हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर ये आप समझ गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ गए हैं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि पात्रों में खाद्य पदार्थ कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं, और प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न भिन्न हो सकता है। मतलब कोई आपका बहुत ही अच्छे से उपयोग करे कि मेरी अगली पीढ़ी भी उसको यूज कर ले या फिर जाने। ऐसा ना हो कि हम पानी का खूब सारा उपयोग कर लें, हम जान रहे हैं क्योंकि हमें पानी की उपलब्धता है तो हमें वो संसाधन समझ में नहीं आता, हमें लगता है कि अरे पानी तो फ्री है, तो पानी तो चाहो नहाओ चाहे फेंको, जो मन करे वो करो। तो ऐसा ना हो कि हमारी जो अगली पीढ़ी आए, उसके बाद अगली पीढ़ी आए, 2-3 पीढ़ियों के बाद वो सुने कि पानी था कभी, अच्छा इतना पानी था, नदियाँ बहती थी पानी की, जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि हमारे वहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, हो सकता है शायद बहती हूँ, और अभी किताबों में पढ़ते हैं दूध की नदियाँ बहती हैं, ऐसे ही लोग पानी के बारे में किताबों में पढ़ें, गंगा जमुना सरस्वती इनका अस्तित्व था, अच्छा यानी नदियाँ बहती थी, अभी नहीं बह रही हैं। तो ऐसा ना हो, इस वजह से हमें पानी का थोड़ा अच्छे से उपयोग कर लेना चाहिए, ताकि पानी जो है अभी, क्योंकि पानी ही सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है, इसलिए मैं आपको पानी का एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। बाकी और जितने भी संसाधन हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये भी मूल्यवान है, लेकिन अगर हम एक बार कोयला पेट्रोलियम के बिना रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कोयला। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कोयला क्या है, जितना हमने पढ़ा उस हिसाब से। तो कोयला क्या है, कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है, समाप्त होने योग्य, मतलब इसकी उपलब्धता जो है वो प्रकृति में सीमित मात्रा में है, ऐसा नहीं है कि असीमित है, निकालते जाओ ये ख़त्म ही नहीं होगा, ये होगा ख़त्म एक दिन। अभी जैसे हम निकाल रहे हैं तो ये ख़त्म भी होगा। ठीक है, क्या बनता कैसे है ये हम देखते हैं। तो अगर आप लोगों ने कोयला देखा होगा तो आपको सबको पता होगा कि कोयला क्या होता है, कठोर होता है और काले रंग का होता है। देखिए यहाँ एक डायग्राम, कोयला, ये कोयला है और इसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में होता है। फिर इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए, जो भाप इंजन होते हैं वो कोयले से ही चलते हैं। और फिर इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्र मतलब जहाँ से विद्युत उत्पन्न होती है, ऐसे शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए कोयले को ही चलाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ भी किया जाता है। तो विभिन्न कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो कोयला कितना उपयोगी है ये आप समझ गए होंगे। फैक्ट्रियों में, तापीय शक्ति संयंत्र में इसका उपयोग हो रहा है, बहुत सारे उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग हो रहा है। अब देखिए ट्रेन को चलाने के लिए भी इसका उपयोग हो रहा है, खाना पकाने में भी उपयोग होता है, हलवाई लोग करते हैं। तो कोयला कितना उपयोगी है ये आप समझ गए। अब देखते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
देखिए कोयले की कहानी। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और कैसे बनता है ये। तो कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है ये आप लोग बताएंगे। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ज़मीन से प्राप्त होता है। कोयले की खानें होती हैं, ठीक है। तो बना कैसे कोयला, इसको देखते हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्र, मतलब आप देखते होंगे कि कुछ क्षेत्र जो होते हैं उथले होते हैं और कुछ निचले होते हैं। तो निचले जलीय क्षेत्र में बहुत सारे वन थे। 300 मिलियन वर्ष पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। पहले तो बहुत सारे वन थे, फिर बाढ़ आई, ठीक है, या फिर बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन जो है वो मृदा के नीचे दब गए। जब बाढ़ आया तो ये वन जो है, मतलब बहुत सारा वन होगा। एक बार इमेजिन करिए आप कि 300 मिलियन वर्ष पूर्व जो निचले इलाके थे वो पूरी तरह से वन से ढके हुए थे। तो बाढ़ और भूस्खलन ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जब आईं, उस समय भी आती थी, अभी भी आती हैं। तो ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो पेड़ हो गए वो क्या हुए, ज़मीन के नीचे दब गए। और फिर उसके बाद से फिर उस पर मिट्टी पड़ी होगी, फिर मिट्टी पड़ी होगी, फिर मिट्टी पड़ी होगी, ठीक है। तो ये ज़मीन में क्या हो गया, गहरे जाते गए, नीचे दबते गए दबते गए दबते गए। तो जब आप किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी डालते जाएंगे या फिर प्राकृतिक क्रियाकलापों से वो मिट्टी फिर आती जाएगी, हवा से, पानी से, बारिश से, इन सारी चीज़ों से मिट्टी उस पर पड़ती जाती है। तो क्या होता है कि उस पर जो लकड़ी है उस पर क्या होगा, दबाव बढ़ता जाएगा और दाब बढ़ने के कारण उसका ताप भी बढ़ता जाता है। तो अत्यधिक ताप और दाब यानी उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। ऐसा होने में 300 मिलियन वर्ष पूर्व की बात हो रही है कि पहले लकड़ी के बहुत सारे वन थे और फिर वो क्या हुआ, प्राकृतिक आपदाओं के कारण वो पृथ्वी के नीचे दब गए। फिर उसके बाद से उस पर मिट्टी की परत चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई। तो उच्च दाब तथा उच्च ताप के कारण पृथ्वी के भीतर जो मृत पेड़ पौधे वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। तो कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, क्योंकि वनस्पति में भी मुख्य रूप से कार्बन ही होता है। तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण। तो कार्बनीकरण किसे कहते हैं, ये आपसे पूछेगा क्वेश्चन। तो आप बताएंगे कि जब मृत वनस्पति कोयले में परिवर्तित होती है धीमे प्रक्रम द्वारा, क्योंकि ये प्रक्रिया आपने देखा कि 300 मिलियन वर्ष पूर्व इस प्रक्रिया के होने में बहुत टाइम लगता है। मतलब ये प्रक्रम घटने में बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही धीरे धीरे ये प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रम के होने में बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि मृत वनस्पति के धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि ये वनस्पति के अवशेषों से बना होता है, अतः कोयले को क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वनस्पति के अवशेष से बना था। अभी हमने देखा कि वनस्पति से बना होता है। तो हमने ये देख लिया कि कोयला क्या है, इसका उपयोग क्या क्या है, और ये हमने देख लिया कि कोयला जो है वो बनता कैसे है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कोयले की खान दिखाई गई है। जो कोयले की खानें होती हैं वो ज़मीन के नीचे होती हैं और उनकी खुदाई करके वहाँ से कोयला निकाला जाता है। तो कोयले के बारे में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। देखिए, वायु में जब कोयले को गर्म करते हैं तो उससे मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। मतलब कोयले को जब हम गर्म करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। जब हम उद्योगों में कोयले का प्रक्रमण करते हैं या उपयोग करते हैं या फिर और सारी चीज़ें करते हैं तो उससे हमें और भी सारी चीज़ें कोयले का उप उत्पाद कहते हैं। मतलब कोयला तो मिला ही, उसके बाद भी और सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। वो क्या होता है, मतलब जब कोयला निकाला जाता है तो उस समय हमें क्या मिलता है, या फिर जब कोयले का उपयोग होता है उद्योगों में तो बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या क्या बनता है, उप उत्पाद जो बनता है वो क्या क्या बनता है वो देखते हैं। तो उसमें हमें मिलता है आपका कोक, कोल तार और कोयला गैस। ये सारी चीज़ें भी उसमें मिलती है और इन सारी चीज़ों का भी बहुत उपयोग है। तो एक एक करके देख लेते हैं कि कोक क्या होता है, कोल तार क्या होता है और कोयला गैस क्या होती है। तो हमने कोयले के बारे में क्या क्या देख लिया कि कोयला क्या है,
इसका उपयोग क्या क्या है, फिर हमने देखा कोयला बनता कैसे है, फिर हमने देखा कि कोयले को जब वायु में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, फिर हमने देखा कि कोयले के प्रक्रमण द्वारा, जब कोयले का प्रक्रमण होता है उद्योगों में, मतलब जब उनका यूज होता है उद्योगों में, तो और क्या क्या चीज़ें, बाई प्रोडक्ट क्या क्या निकलते हैं उसी कोयले से। एक तो वो आपको एनर्जी भी दे रहा है, उसके बाद भी उसका जो प्रोडक्ट बच रहा है वो बाई प्रोडक्ट, उससे क्या क्या बन सकता है, तो कोक बनता है, कोल तार बनता है और कोयला गैस, जब कोयले को निकालते हैं तो। ठीक है, तो अब देखते हैं कोक क्या होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट सब है, सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जो डेफिनेशन होता है छोटी छोटी वो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए ताकि बताने में आपको आसानी हो। तो पहला है कोक। कोक के बारे में अगर हम बात करें तो कोक क्या होता है, कठोर, सौरंध्र, काला पदार्थ होता है। 3 चीज़ें, कठोर, सौरंध्र और काला पदार्थ। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, मतलब ये कार्बन, इसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। मतलब इस्पात को बनाने में, औद्योगिक रूप से जब इस्पात बनता है तो उसमें कोक का उपयोग किया जाता है, जो जला के गला के इस्पात का उपयोग किया जाता है। और बहुत से धातुओं को निकालने में भी कोक का उपयोग किया जाता है, निष्कर्षण में कोक का उपयोग किया जाता है। निष्कर्षण मतलब ये कि धातु से उसके शुद्ध रूप को प्राप्त करना। ठीक है, तो चलिए कोल तार के बारे में देख लेते हैं। कोल तार क्या होता है, ये भी कोयले का ही बाई प्रोडक्ट है, ये आपको पता है। अब देखिए कोल तार क्या होता है, ये एक अप्रिय गंध वाला, मतलब इसकी गंध अच्छी नहीं होती है, गाढ़ा द्रव होता है, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है ये, इसमें 200 पदार्थ मिले होते हैं। ठीक है, कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में, जैसे उद्योगों में होता है। किस चीज़ में होता है कोल तार का उपयोग, मतलब कोल तार में आपने देखा कि 200 से ज़्यादा पदार्थ होते हैं, तो इनके जो विभिन्न पदार्थ होते हैं, कोल तार से जो प्रारंभिक चीज़ें निकलती हैं, उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए संश्लेषित रंग, जो हमें कलर मिलता है वो किससे मिलता है, आपका कोल तार से मिलता है। कोल तार किससे मिलता है, कोयला से मिलता है। तो संश्लेषित रंग, औषधि, बहुत सारी औषधि, विस्फोटक, जो विस्फोटक यूज होता है सुरंगों को उड़ाने के लिए, या फिर और सारी चीज़ों में, बारूदें, बंदूक की गोली, ये सब बनाने में, तो विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री, यानी कि जो मकान बनाने में जो सामग्री यूज होती है, तो वो सारी चीज़ें। तो आप देख रहे हैं कोयला और कोयले के बाई प्रोडक्ट। तो कोयला कितना उपयोगी है ये आपने देखा, उसमें एक कोक जो कोयले का लगभग शुद्ध रूप है, कार्बन का उसमें मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज होता है। कोल तार के बारे में हमने देखा कि ये भी आपका कोयले का बाई प्रोडक्ट है और उसमें 200 पदार्थ होते हैं। तो जब आप इनको निकालते हैं तो इससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और क्या क्या चीज़ें, तो संश्लेषित रेशा इन्हीं से मिलता है, औषधि भी मिलती है, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण यानी कि भवन निर्माण सामग्री आपको मिल जाती है। तो रोचक तथ्य है कि माथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नाफ्थलीन की गोलियाँ आप लोगों ने देखी होगी, आपके घर में यूज होती है। जो फिनाइल की गोली यूज होती है ना, कपड़ों के बीच रखा जाता है, वही नाफ्थलीन की गोली होती है। तो ये भी आपकी कोल तार से प्राप्त होती है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम का उपयोग, आप लोगों ने देखा होगा, जो मैक्सिमम कोल तार, जो ये कहते हैं काला रबड़ जैसा होता है, सड़क बनाने में उसका यूज होता है। तो कोल तार का इस यूज यहाँ भी होता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है मॉडर्न वे में कि कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम का उप उत्पाद यूज किया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं बिटुमेन। याद रखिएगा, इसे इम्पॉर्टेंट नाम है बिटुमेन। तो इसका उपयोग हो रहा है। अब देख लेते हैं कोयला गैस के बारे में। कोयला गैस के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय, जब कोयले का प्रक्रमण मतलब कोयले को जब निकालते हैं और उससे कोक प्राप्त करते हैं, तो उसी समय हमें कोयला गैस भी प्राप्त होती है। और यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। यानी कोयला गैस जो होती है, अगर उनके निकट कोई उद्योग है तो उसमें ये
गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। तो देखिए कोयला गैस कैसे प्राप्त होती है। जब कोयले को निकाला जाता है और उससे कोक बनाया जाता है तो उसी प्रक्रिया के दौरान हमें कोयला गैस प्राप्त होती है और ये क्या ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। अब कुछ फैक्ट है जो जान लेते हैं। लंदन में 1810 में, न्यूयॉर्क में लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। तो सबसे पहले कहाँ, लंदन में कब, 1810, फिर न्यूयॉर्क में 1820 में ये कोयले गैस का उपयोग सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो कोयले के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अगली क्लास में हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम क्या है और इसका उपयोग क्या होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।